हेलो एवरीवन, बायोमोलेक्यूल्स का लेक्चर हम देख रहे हैं। बायोमोलेक्यूल का ये 4th लेक्चर यहाँ पे आज आपके सामने हो रहा है। बायोमोलेक्यूल के लेक्चर में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो है ये वहाँ तक क्या क्या कंप्लीट किया था। देखो, सबसे पहले तो हमने ग्लूकोज का स्टार्ट किया था, मतलब मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उसका हमने स्टार्ट किया था। ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद फ्रक्टोज है, उसका भी फिशर एंड हैवर्थ प्रोजेक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि जो हाइड्रोलिसिस उनका नहीं हो सकता, और बेसिकली हम ये बोलते हैं कि वो सिंगल वहाँ पे रहते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, इसलिए उनको मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। ग्लूकोज का रिड्यूसिंग नेचर या ग्लूकोज का रिड्यूसिंग जो भी बिहेवियर है वो डिस्कस हम कर रहे थे हमारे लास्ट वाले प्रीवियस वाले वीडियो में। ग्लूकोज का जो एक रिड्यूसिंग बिहेवियर है वो किस तरीके से होता है। ग्लूकोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर बेसिकली, मतलब इसका क्या है कि ग्लूकोज जो होता है वो वहाँ पे फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है, टोलेरेंस टेस्ट जो है वो भी वहाँ पे पॉजिटिव देता है। तो ग्लूकोज इज सेड टू बी अ रिड्यूसिंग शुगर, वो रिड्यूसिंग शुगर है, ये हम वहाँ पे बोल सकते हैं। अब ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर कैसे है, रिंग स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का हमने वहाँ पे निकाला था वो रिंग स्ट्रक्चर से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिल रही है। ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए तो हम रिंग स्ट्रक्चर मतलब हैवर्थ प्रोजेक्शन निकालते हैं। अदरवाइज तो फिशर प्रोजेक्शन था ही हमारे पास ग्लूकोज का, बट वाई वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम फिशर प्रोजेक्शन टू हैवर्थ प्रोजेक्शन, वाई वी हैव दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन कि फिशर को आप हैवर्थ में भी क्या करो, कन्वर्ट करो, बिकॉज मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज आर नॉट स्टडीड वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ दैट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. So we can study it very well with the help of Haworth projection formula, means ring structure of glucose. That is why we have shifted from Fisher projection to Haworth projection formula of glucose. ग्लूकोज ही नहीं मतलब जो भी आप आगे पढ़ोगे उसके बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का रिड्यूसिंग नेचर वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस होता है, मतलब ग्लूकोज रिड्यूसिंग नेचर वहाँ पे दिखा रहा है। ग्लूकोज फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा, ग्लूकोज टोलेरेंस टेस्ट जो है वो भी वहाँ पे पॉजिटिव देगा। सो ये हमने यहाँ पे कंप्लीशन किया हुआ है। उसके बाद हमने ये कहा था कि फ्रक्टोज के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। फ्रक्टोज जो है वो फ्रक्टोज का भी एक है कि वहाँ पे जैसे हम ग्लूकोज का अल्डोहेक्सोज करके वहाँ पे रेफ़र करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा फ्रक्टोज़ है, फ्रक्टोज़ को हम वहाँ पे कीटोहेक्सोज करके रेफ़र करते हैं। फ्रक्टोज़ में कीटोनिक ग्रुप वहाँ पे होता है सेकेंड पोजीशन के कार्बन पे, सो इसलिए उसे कीटोहेक्सोज कहा जाता है। कल ही हमारा उसका डिस्कशन हुआ था, लेट अस सी, और एक बार हम उसका डिस्कशन करके देखते हैं कि फ्रक्टोज़ अभी डाइसैकेराइड शुरू नहीं हुआ है, अभी तक हम लोग फ्रक्टोज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे ऊपर C है, मतलब CH2OH है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ये CH2OH है यहाँ पे। दूसरा जो C है डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, और 1 2 और 3, और लास्ट वाला जो है वो भी CH2OH है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा है लेफ़्ट और यहाँ पे राइट, और राइट पोजीशन पे OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है। अदर वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई कर ली है हमने हाइड्रोजन से। दिस इज़ द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज। ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है, फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। फिर हमने क्या बात की थी, इसके बारे में क्या डिस्कशन हमारा हुआ था कि बेसिकली ये जो आपका 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो ये जो सेकेंड कार्बन है और ये जो यहाँ पे 5th कार्बन है, इनके बीच में इंटरेक्शन आपको दिखाई देगा। कैसा इंटरेक्शन होगा, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। CH2OH जो है वो CH2OH यहाँ पे ऊपर है, बट अगर वहाँ पे इंटरेक्शन बेसिकली बनेगा तो इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, देखो आप यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हमने देखा है C से यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH,
ये फॉर्म होगा। देन बाकी का जो है वो एज इट इज़ करना है आपको। ये स्ट्रक्चर्स एज इट इज़ निकालने हैं। CH2OH है, यहाँ से ये स्ट्रक्चर यहाँ तक बनेगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा बन गया है। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये H है, बाकी का एज इट इज़ आप निकालोगे। सो ये जो फॉर्म हमने निकाला है इट इज़ एक्चुअली अल्फ़ा फ्रक्टोज फॉर्म। अल्फ़ा फ्रक्टोज फॉर्म हम बोल सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक में दिया है उन्होंने अल्फ़ा फ्रक्टोफ्यूरानोज करके, अल्फ़ा फ्रक्टोफ्यूरानोज करके उन्होंने देखे रखा है। अगर यहाँ पे इसी का हमें एक हैवर्थ प्रोजेक्शन प्रिपेयर करना है। हैवर्थ प्रोजेक्शन यहाँ पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या बेस लिया जाता है, क्या कहा था मैंने, फ्यूरैन का बेस वहाँ पे लिया जाता है। फ्यूरैन इज़ अ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें प्रेजेंट नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो हम क्या करेंगे वहाँ पे निकाल देंगे। सो इसी का स्ट्रक्चर हम हैवर्थ से निकालेंगे तो कैसा होगा, देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को इस तरीके से, ये है यहाँ पे इस तरीके से। राइट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, राइट वाला जो पार्ट होता है वो राइट वाला पार्ट हम नीचे लिखते हैं, लेफ़्ट वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, देखो कि CH2OH की हम बात करें तो यहाँ पे CH2OH, CH2OH, ये OH नीचे है तो यहाँ पे लिखो, ये H यहाँ पे लिखो, ये OH जो है ये यहाँ पे लिखना है आपको, और फिर से CH2OH एंड यहाँ पे H। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बन गया। अल्फ़ा का स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब अगर हम बात करते हैं बीटा वाले के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, वो कंप्लीशन आपको करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स रहेंगे वो आपके अबव रहेंगे, ऊपर रहेंगे, मतलब ये ऊपर और ये नीचे, ऐसे कहा। ये जो कार्बन है अभी देखो, ये 1, ये 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 5 है, और यहाँ पे 6 वाला कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को निकाल लिया है। स्ट्रक्चर को जैसे ही आप वहाँ पे निकाल रहे हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कार्बन को थोड़ा सा अगर फ्लिप करो, मतलब ये OH ऊपर गया, CH2OH नीचे गया, तो वो फॉर्म आपका क्या बनेगा, बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज का फॉर्म वहाँ पे बनेगा। इसलिए फ्रक्टोफ्यूरानोज के फॉर्म में कार्बन नंबर 2 है, उसमें OH की पोजीशन आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ये नीचे है, सेकेंड फॉर्म जो आप निकालोगे बीटा फॉर्म, उसमें OH की पोजीशन ऊपर होगी, दैट्स इट। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि वहाँ जो भी स्ट्रक्चर बीटा फॉर्म का निकाला जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ OH की पोजीशन ऊपर, CH2OH के नीचे, बाकी का जो भी पोर्शन रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनोमेरिक फॉर्म्स मिलते हैं हैवर्थ में भी, मतलब ये अल्फ़ा और इसको फ्लिप करके यहाँ पे बीटा आपको मिल सकता है। तो इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो चेंज करवा रहा है वहाँ पे स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा चेंज करवा रहा है। एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 जो है वो क्या है वहाँ पे, एनोमेरिक कार्बन करके वहाँ पे हम उसे रेफ़र करते हैं। सो दैट्स इट, यहाँ तक हम लोग आए थे, और आई थिंक सो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीशन भी देखा है कि किस तरीके से हम फ्रक्टोज़ का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे निकाल सकते। अब फ्रक्टोज़ जो है ना आपका, वो फ्रक्टोज़ क्या है, फ्रक्टोज़ जो है आपका वो वहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर है। वो फ्रक्टोज़ भी क्या है वहाँ पे, रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पे आपको ये कार्बन है, ये OH से भी अटैच है, ईथर लिंक से भी अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको अल्डिहाइड, पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप आगे मिल सकता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर भी क्या है, फ्रक्टोज़ का रिड्यूसिंग शुगर का स्ट्रक्चर है। बट ये एल नेमिंग सिस्टम में जाना जाता है। लिवो रोटेशन है इसका क्या है वहाँ पे, लिवो रोटेशन है, -92.4 डिग्रीज़ लिवो रोटेशन वहाँ पे दिखाई देता है। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ था। नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स डाइसैकेराइड्स।
डाइसैकेराइड्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब डाइसैकेराइड्स में क्या है बच्चों, वहाँ पे क्या दिया हुआ था, मैंने आपको क्या समझाया था, वो थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि डाइसैकेराइड्स जो होते हैं उसमें मैंने आपको क्या समझाया था। क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये मैं बहुत पहले से आपको बता रही हूँ कि डाइसैकेराइड्स जो होते हैं कि डाइसैकेराइड मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं कि जिनका हाइड्रोलिसिस होने पर दो सेम या दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आपको मिल जाते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हमारे पास है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने वहाँ पे सुक्रोज़ है, सुक्रोज़ का हाइड्रोलिसिस किया है। तो सुक्रोज़ का हाइड्रोलिसिस जब मैं करती हूँ तो मुझे क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ के यूनिट्स मुझे मिलते हैं। मतलब सुक्रोज़ का हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ मुझे वहाँ पे मिलेगा। ग्लूकोज़ 1, फ्रक्टोज़ 2, कितने आपको वहाँ पे शुगर के यूनिट्स मिले, मोनोसैकेराइड्स के कितने यूनिट्स मिले, 2 यूनिट्स आपको मिले। हेंस वहाँ पे सुक्रोज इज सेड टू बी डाइसैकेराइड, सुक्रोज इज सेड टू बी डाइसैकेराइड। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट बेसिकली डाइसैकेराइड है क्या ये तो आपको पता चले कि डाइसैकेराइड वहाँ पे होता क्या है, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का पार्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन अगर वहाँ पे क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, सो यू विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनी डिटेल इन्फॉर्मेशन, एनी स्ट्रक्चर रिगार्डिंग दिस डाइसैकेराइड्स। और भी एक चीज़ है, मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर जब तक आपको फिशर से नहीं आते, हैवत प्रोजेक्शन से नहीं आते, तब तक आप डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर नहीं निकाल पाओगे। अब डाइसैकेराइड एग्जैक्टली होता क्या है? डाइसैकेराइड मतलब मैंने अभी कहा आपको कि कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू सेम और टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, एंड दोज मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विथ अ ऑक्सीजन लिंकेज। ऑक्सीजन लिंक वहाँ पे एक होती है वहाँ पे, जिसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, मे बी आगे जाके आपको इंटरेस्ट होगा तो आप वो भी पढ़ोगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वहाँ पे जो होती है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, सुक्रोज है, सुक्रोज ने 1 यूनिट आपको दिया है ग्लूकोज का, 1 यूनिट आपको दिया है फ्रक्टोज का। सो 2 यूनिट आपको मिल गए, तो सुक्रोज इज सेड टू बी डाइसैकेराइड। ठीक है, सो ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये जो अटैचमेंट है, दोनों को जॉइन करने वाला जो यहाँ पे लिंक होता है, वो लिंक होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब आप सोचो, आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने देखा है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपने देखा है, उन दोनों स्ट्रक्चर को जॉइन करने वाली जो लिंक आपको वहाँ पे मिलेगी वो ऑक्सीजन की लिंक होती है, और उसे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में टू बी वेरी प्रिसाइज उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंक या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप कैसे भी बोलो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ग्लाइकोसिडिक लिंक बोलना चाह रहे हो या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलना चाह रहे हो, बट माय एडवाइस इज गो एज पर योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो शुड बी स्टार्ट डाइसैकेराइड। देन डाइसैकेराइड हम स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँगी। जो पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में थियोरी पार्ट में दिए हैं वो पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगी यहाँ पे, एंड देन आपको वो वहाँ पे बताऊँगी। अब यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो सुक्रोज़ होता है, वो सुक्रोज़ वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे 2 यूनिट ग्लूकोज के दे रहा है। अब वो 2 यूनिट ग्लूकोज के नहीं, 1 यूनिट ग्लूकोज का, 1 यूनिट फ्रक्टोज़ का। ग्लूकोज में अल्फ़ा और बीटा आपको एनोमर्स मिल रहे हैं, फ्रक्टोज़ में भी वही चीज़ हो रही है। तो वहाँ पे अल्फ़ा मिल रहा है या बीटा मिल रहा है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, और मैं आपको बहुत प्रिसाइजली बोल रही हूँ कि मुझे अल्फ़ा डी ग्लूकोज वहाँ पे मिल रहा है एंड बीटा डी फ्रक्टोज वहाँ पे मिल रहा है, तो आपको स्ट्रक्चर निकालते वक्त एनोमेरिक कार्बन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बोल रही हूँ अल्फ़ा डी ग्लूकोज अगर मुझे मिल रहा है, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में होता क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज में आपका जो OH है फर्स्ट कार्बन पे, मैं ग्लूकोज की बात कर रही हूँ, ग्लूकोपाइरानोज की बात हो रही है, उसमें फर्स्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन रहेगा, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, वो नीचे होगा। वो क्या होगा, नीचे होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है आपको। लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड देन वी विल टॉक इन अ डिटेल अबाउट डाइसैकेराइड्स।
चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, सुक्रोज़ के बारे में मैं डिस्कशन यहाँ पे कर रही हूँ। डाइसैकेराइड्स के बारे में हमारा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। डाइसैकेराइड्स में सबसे पहला डाइसैकेराइड हम ले रहे हैं सुक्रोज़। सुक्रोज़ डाइसैकेराइड क्यों है, मैंने अभी कहा। सुक्रोज़ का हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो या तो फिर एक एंजाइम है इन्वर्टेज करके, उसके प्रेजेंस में अगर आप रखते हो तो सुक्रोज़ आपको एक ग्लूकोज का यूनिट देता है और एक फ्रक्टोज का यूनिट देता है। मतलब 2 यूनिट आपको मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं। हेंस सुक्रोज इज सेड टू बी डाइसैकेराइड। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सुक्रोज इज सेड टू बी डाइसैकेराइड। सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बेसिकली, प्लस 66.5 डिग्री ये डेक्स्ट्रो रोटेशन वहाँ पे हम लोग उसका देखते हैं। बट सुक्रोज की अगर बात की जाए तो, बट अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड डी नेगेटिव फ्रक्टोज, मतलब ग्लूकोज जो है उसका रोटेशन क्या है, प्लस 52.7 डिग्रीज। ये जो है इसका रोटेशन क्या है, इसका रोटेशन कल ही हमने देखा था, इट इज़ नियर अबाउट -92.4 डिग्रीज। ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये जो यहाँ पे 2 यूनिट्स मिल रहे, एक ग्लूकोज का एक फ्रक्टोज का, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, रोटेशन दोनों का अलग अलग है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है एक्चुअल में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होने पर आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, वो प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो आपको फाइनली लीवो रोटेशन ही वहाँ पे मिलता है। क्यों लीवो रोटेशन मिलेगा, बिकॉज ये जो फ्रक्टोज है इसका रोटेशन ज़्यादा है। वो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव वाला ऑप्टिकल रोटेशन वहाँ पे कम है, नेगेटिव वाला ऑप्टिकल रोटेशन प्रोडक्ट में ज़्यादा है। तो आपको फाइनली जो मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, ये जो आपको मिलता है ये फाइनली आपको लीवो रोटेटरी मिलेगा। लीवो रोटेटरी क्यों, बिकॉज ये -92.4 डिग्री लीवो रोटेशन यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ 2 मोनोसैकेराइड इज़ लीवो रोटेटरी। बट अकेला अगर सुक्रोज आप सिर्फ कंसिडर करते हो तो सुक्रोज का आपने हाइड्रोलिसिस नहीं किया है तो सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 66.5 डिग्री ये डेक्स्ट्रो रोटेशन वो दिखाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज को अगर आप सिर्फ एज अ डाइसैकेराइड वहाँ पे सुक्रोज को सिर्फ आपने कंसिडर किया और उसका ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पे हमने देखा, तो सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है प्लस 66.5 डिग्री। बट सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो या सुक्रोज को आप इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में रखते हो तो सुक्रोज आपको क्या देता है, मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड, आउट ऑफ विच वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी विच शोज plus 52.7 degrees optical rotation, and next one is you can say levo rotatory which shows -92.4 degrees levo rotation. So levo rotation जो होता है वो दूसरे पे बहुत हावी हो जाता है, भारी पड़ जाता है, इसलिए मिक्सचर जो बनता है वो मिक्सचर फाइनली क्या होगा, आपका लीवो रोटेटरी वहाँ पे होगा। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज वही पॉइंट दिया है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहा जाता है। मतलब जो हाइड्रोलिसिस हमने अभी देखा, सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस हमने देखा, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर हमने वहाँ पे उसको कहा है एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है ना, ये प्रोडक्ट को कहा जाता है इन्वर्ट शुगर, एज उसको प्रोडक्ट में कहा जाता है। बिकॉज ये है कि सुक्रोज को अगर आप अकेला लेते हो तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन डेक्स्ट्रो रोटेशन मिल रहा है, बट वही सुक्रोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ 2 मोनोसैकेराइड इज लीवो रोटेटरी एंड मतलब क्या है कि वो इन्वर्ट हो गया। शुगर जो है वो सुक्रोज शुगर वहाँ पे क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस के बाद
जो पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन एक्चुअल में दिखा रहा था वो वहाँ पे नेगेटिव रोटेशन वहाँ पे दिखा रहा है। सो इस तरीके से उसे इन्वर्जन ऑफ शुगर कहा जाता है। एंड द प्रोडक्ट विच विल वी गेट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज़ नथिंग बट इन्वर्ट शुगर। उसे क्या कहा जाएगा? इन्वर्ट शुगर कहा जाएगा। बताऊंगी और भी चीज़ें इन्वर्ट शुगर के बारे में जो आपके टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी मेंशन है, बट इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं आपको वो वहाँ पे बता दूंगी। बट लेट्स सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने कहा है ग्लाइकोसिडिक लिंक है, जिसे ऑक्साइड लिंक भी कहा जाता है। सो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंक है ये क्या है एग्जैक्टली? ठीक है, मैंने कहा है आपको मिलेगा क्या वहाँ पे? यहाँ पे सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है कि डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड डी निगेटिव फ्रक्टोज, बट एक्चुअल में वहाँ पे जब हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमने जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा, उसमें अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स आ रहे थे। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा मिल रहा है या बीटा मिल रहा है? यहाँ पे ये अल्फ़ा मिल रहा है या बीटा मिल रहा है? इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आपको बहुत प्रिसाइजली लिखना है तो यहाँ पे एक यूनिट आपको सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के बाद एक यूनिट मिलता है अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज का, या अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी आप लिख सकते हो। दूसरा यूनिट जो आपको मिल रहा है वो बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज का, या आप बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज भी लिख सकते हो। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाए हैं। अभी तक डाइसैकेराइड हमने फॉर्म नहीं किया है, अभी तक डाइसैकेराइड हमने फॉर्म नहीं किया है। जस्ट मैंने दिया है आपको कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको एक यूनिट मिलेगा अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज का, और एक यूनिट आपको मिलेगा बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज का। सो वो स्ट्रक्चर सिर्फ मैंने निकाले हैं। ये स्ट्रक्चर कोई बहुत ही अजीब चीज़ नहीं है, कहाँ से निकाले हैं, क्या किया है, कुछ नहीं। प्रीवियस लेक्चर जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से और दोबारा देखो, या तो फिर रिवाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रीवियस लेक्चर जिनके क्लियर है वही ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पहचान सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी डाइसैकेराइड। ये लर्न करने की बातें नहीं हैं। डाइसैकेराइड जब आप पढ़ते हो तब पहले मोनोसैकेराइड का नॉलेज आपका अच्छा होना ज़रूरी है। मोनोसैकेराइड के फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वो बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। दैट्स इट। ये देखो अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने निकाला। ये है बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये स्ट्रक्चर मैंने निकाला। अब आप बोलोगे कि मैडम ये 2 यूनिट तो मिल रहे हैं, लेकिन ये दो यूनिट ऐसे नहीं डिफरेंट नहीं मिलते आपको। कैसे मिलते हैं? यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है यहाँ पे OH है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन और ये है, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना यही बहुत बेसिक चीज़ होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंक, ऑक्साइड लिंक बोलो, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंक, ऑक्साइड लिंक या दो मोनोसैकेराइड को अटैच करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का निकलना ज़रूरी होता है। तो सपोज़ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मैंने निकाल दिया, जो था वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। क्या बना यहाँ पे? क्या रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन रहा है। सो थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन यू कैन से ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के बिल्कुल वे से ये दोनों जो है ये दोनों अटैच हो रहे हैं, एंड दिस इज़ द होल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये होल प्रोडक्ट है आपके हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज का। गलती मत करना, यहाँ पे पॉजिटिव वगैरह लिखने की गलती नहीं करनी है। ये जो लिंक यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है, ये लिंक मैंने अभी जनरेट की है। ये जो लिंक यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लिंक को क्या कहा जाता है? इसे ऑक्साइड लिंक कहा जाता है, या तो इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहा जाता है। इसे ऑक्साइड लिंक या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे कहा जाता है। अब आपके समझ में आया होगा कि मैं क्यों आपके पीछे पड़ी थी कि मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे से करो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्साइड लिंक, ग्लाइकोसिडिक लिंक तो फॉर्म हो गई, मतलब सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के बाद आपको यहाँ पे ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। ये प्रोडक्ट मिलने के बाद हमारा काम क्या रहता है? हमारा काम यहाँ पे ये है कि जस्ट आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर शुगर। ये सुक्रोज जो है हाइड्रोलिसिस के बाद अगर आपने इसका ये देखा, स्ट्रक्चर देखा,
तो यहाँ पे ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज को एक्चुअल में ऐसे ही निकाला जाता है, इट इज़ अ डाइसैकेराइड, इट इज़ अ डाइसैकेराइड। तो सुक्रोज को अगर हम वहाँ पे लेते हैं तो सुक्रोज इस तरीके से हाइड्रोलिसिस के बाद आपको 2 यूनिट्स दे रहा है, एक अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरानोज का, दूसरा बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज का। तो ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स आपने लिंकअप कर दिए, दोनों स्ट्रक्चर्स को आपने अटैच कर दिया थ्रू वन ऑक्साइड लिंक विच इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही कहा जाता है, उसे ऑक्साइड लिंक नहीं कहा जाता। ऑक्साइड लिंक ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें हम बोलते हैं कि दिस इज़ एन ऑक्साइड लिंक, बट एक्चुअल में जब कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ी जाती है तो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंक यही कहा जाता है। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंक यहाँ पे जनरेट हो गए। अब हमें बताना है कि ये जो सुक्रोज है यहाँ पे, ठीक है, ये सुक्रोज बेसिकली जो है ये एक्चुअली ये मिक्सचर ऑफ 2 मोनोसैकेराइड है, बट इसे ही सुक्रोज वहाँ पे कहा जाएगा, इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर उसे कहा जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर सुक्रोज है ये रिड्यूसिंग कैटेगरी दिखा रहा है या नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी वहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पहचानने के लिए मैंने आपको कुछ ऐसा टिप दिया था कि जिससे आप बहुत आसानी से रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पहचान सकते हो। तो क्या टिप था वो, आपके पूरे स्ट्रक्चर में जो भी वॉटेवर स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है उस स्ट्रक्चर में कोई तो भी ऐसा कार्बन वहाँ पे होना चाहिए कि जो कार्बन हाइड्रोजन को भी साथ में लेके बैठा है, OH ग्रुप को भी साथ में लेके बैठा है और ईथर लिंक भी वहाँ पे दिखा रहा है या ऑक्सीजन के थ्रू भी वहाँ पे लिंक दिखा रहा है। तो ऐसा कार्बन है क्या हमारे पास, ऐसा कार्बन था हमारे पास, ऐसा कार्बन था, बट वो किसमें यहाँ पे हो गया, ये ग्लाइकोसिडिक लिंक प्रिपेयर करने के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा एक भी कार्बन नहीं है कि जो हाइड्रोजन से भी अटैच है, जो OH से भी अटैच है और जो ऑक्सीजन लिंक भी वहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन लिंक दिखा रहा है बट इसके पास OH नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर सुक्रोज है यहाँ पे, सुक्रोज जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या है, आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है यहाँ पे, जो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप आपके पास था, फ्रक्टोज जो था उसमें पोटेंशियल कीटोन ग्रुप आपके पास था, बट जब आपने वाटर मॉलिक्यूल को निकाला है वहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल ही जाता है, वो हमारी गलती नहीं है या हम उसको नहीं निकालते। बेसिकली यहाँ पे जब OH सामने आ जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये डिटेलिंग है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में, आप सिर्फ उतना याद रखो कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला है और जिसकी वजह से ये ग्लाइकोसिडिक लिंक फॉर्म हुई है, उस वजह से हमारे पास इस स्ट्रक्चर में पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप का भी प्रेजेंस नहीं है और पोटेंशियल कीटोन ग्रुप का भी प्रेजेंस नहीं है। हेंस द सुक्रोज इज सेड टू बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है, आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। मतलब ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बट सुक्रोज में मोनोसैकेराइड कौन सा मिला है, अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी पॉजिटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज या फ्रक्टोज भी आप बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये मैं चीज़ें क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQs में। MCQ में एकदम से वो ग्लाइकोसिडिक लिंक पूछते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक लिंक देना एकदम हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ये प्रैक्टिस से ही आ जाता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंक वहाँ पे कौन सी है, क्या है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंक में ये जो नंबर है कार्बन का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे C1 है, देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। अब ये कार्बन नंबर 1 है और फ्रक्टोफ्यूरानोज के स्ट्रक्चर में आप खुद देखो, फ्रक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा, यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, ये कार्बन नंबर यहाँ पे 2 है। मतलब C1 ऑफ अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरानोज एंड C2 ऑफ बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज हैविंग अ ग्लाइकोसिडिक लिंक बिटवीन ईच अदर। मतलब अगर सुक्रोज में आपको किसी ने पूछा कि वेयर यू फाइंड ग्लाइकोसिडिक लिंक
इन अ सुक्रोज कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंक कहाँ पे मिलती है आपको, मतलब सुक्रोज का वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको है कि स्ट्रक्चर में ग्लाइकोसिडिक लिंक कहाँ है, तो C1 ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज आप बोल सकते हो यहाँ पे, एंड C2 ऑफ अल्फ़ा डी यहाँ पे निगेटिव फ्रक्टोज बोल सकते हो। ये स्ट्रक्चर्स हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंक है। कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ अल्फ़ा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओनली फर्स्ट डाइसैकेराइड वी हैव स्टडीड येट, विच इज़ सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में हमने देखा है। क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज का जो रोटेशन है वो +66.5 है, बट सुक्रोज जब वहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में या हाइड्रोलिसिस में वहाँ पे आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सुक्रोज जो है वो इन्वर्ट शुगर आपको देता है, बिकॉज उसमें 2 यूनिट्स मिलते हैं मोनोसेकेराइड के, एक ग्लूकोज का यूनिट है और एक फ्रक्टोज का यूनिट है। तो ग्लूकोज का यूनिट जो होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, तो उसका जो वहाँ पे रोटेशन है वो +52.7 डिग्रीज़ है, और अगर फ्रक्टोज का देखा तो वहाँ पे -92.4 डिग्रीज़ है। सो लिवो रोटेशन जो है वो थोड़ा हावी हो रहा है, लिवो रोटेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए mixture, when you get a mixture of the two monosaccharides, then it is going to be a levorotatory mixture. So positive से negative inversion वहाँ पे दिखाई दे रहा है, hence the sugar is also said to be invert sugar, invert sugar उसे कहा जाता है। That's it, इतना important है हमारे लिए कि invert sugar यहाँ पे ये कहा जाएगा। सुक्रोज में हाइड्रोलिसिस के बाद जो यूनिट्स मिल रहे हैं, यूनिट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंक किसके बीच में है, C1 ऑफ अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज टू द यू कैन से C2 ऑफ अल्फ़ा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंक है। ग्लाइकोसिडिक लिंक कैसे क्रिएट होती है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से क्रिएट होती है। एंड सुक्रोज इज सेड टू बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज वी डोंट हैव एनी पोटेंशियल, मतलब रिएक्टिव पोटेंशियल अल्डिहाइड और पोटेंशियल कीटोनिक ग्रुप विच शोज अस पॉजिटिव टेस्ट फॉर फेलिंग एंड टोलेंस रिएजेंट। वी डू नॉट हैव एनी kind of potential aldehyde and ketonic group over here. So sucrose is said to be non-reducing sugar. Now moving towards a next sugar which is called as maltose. Again maltose is a kind of disaccharide. Disaccharide है, मतलब क्या है, after hydrolysis it gives you can say 2 units of monosaccharide. Let's see ये मोनोसेकेराइड सेम है या डिफरेंट है। यहाँ पे तो आपको डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स मिले थे, एक ग्लूकोज मिला था, एक फ्रक्टोज मिला था। अब हम लोग देखते हैं कि माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको कितने यूनिट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, 2 यूनिट्स तो मिलेंगे मोनोसेकेराइड के, तभी उसको डाला गया है डाइसेकेराइड में। तो वो 2 यूनिट्स सेम मोनोसेकेराइड के मिलते हैं या डिफरेंट मोनोसेकेराइड के, लेट्स सी। एक चीज़ मैं आपको सुक्रोज़ में बोलना भूल गई, इसके पहले जो शुगर हमने डाइसेकेराइड ली है, सुक्रोज़ का भी फॉर्मूला C12H22O11 है। ग्लाइकोसिडिक लिंक जो है वो ऐसे भी कहा जाता है वहाँ पे कि अल्फ़ा का एक यूनिट है ना ग्लूकोपायरानोज का, और बीटा का फ्रक्टोफ्यूरानोज का एक यूनिट है। अल्फ़ा में जो कार्बन नंबर 1 है वो इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक में, बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज में जो सेकेंड वाला कार्बन है इट इज़ इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंक। सो वो जो ग्लाइकोसिडिक लिंक है उसको नाम भी दिया जा सकता है कि अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन केस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। और आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने थोड़े से 2 तरीके से सुक्रोज के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे दिखाए हैं, तो आप कोई भी निकालो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लगता है। 2 अलग अलग स्ट्रक्चर निकाले हैं, एक में ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज का यूनिट ऊपर है और एक उसमें ही अल्फ़ा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज का यूनिट नीचे है, तो वो भी ग्लाइकोसिडिक लिंक दिखा रहा है। दूसरे में उन्होंने ये किया है कि एडजेसेंट में उन्होंने क्या रखे हैं, 2 यूनिट्स रख के ग्लाइकोसिडिक लिंक दिखाए हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, बट जस्ट टू नो दैट कि इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, कि क्या इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे ज़्यादा याद रखना। ग्लाइकोसिडिक लिंक जो है वो अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये वहाँ पे होती है, ये आपको याद रखना है, दैट्स इट।
नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट डाइसैकेराइड विच इज़ माल्टोज। माल्टोज भी ऐसा है ना कि माल्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 होता है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद, या आप बोल सकते हो कि माल्टोज डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, या माल्टोज जो होता है वो मतलब एंजाइम माल्टोज जो होता है बेसिकली एंजाइम के प्रेजेंस में, माल्टोज आपको 2 यूनिट्स देता है मोनोसैकेराइड के। कौन से 2 यूनिट्स है? दोनों भी यूनिट सेम रहते हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज मतलब अल्फ़ा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। हेंस माल्टोज इज सेड टू बी अ डाइसैकेराइड। माल्टोज को क्या कहा जाएगा? डाइसैकेराइड कहा जाएगा, बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस माल्टोज गिव्स यू 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स विच आर अल्फ़ा डी ग्लूकोज। एंड अब देखेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंक कैसे फॉर्म होती है, क्या होती है, पहले ये पूरा देख लो। माल्टोज C12H22O11 2 यूनिट्स ऑफ डी ग्लूकोज आपको वहाँ पे मिल रहा है। जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन किया ये C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट फॉर्म्स अ ग्लाइकोसिडिक लिंक। मतलब 2 यूनिट ऐसे एडजस्टेंट में रखे हैं। C1 कार्बन एक यूनिट C1 जो है वो फर्स्ट ग्लूकोज का एंड C4 नेक्स्ट यूनिट के ग्लूकोज का इन्वॉल्व हो रहा है इन अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंक। ये लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी तभी आपको वो समझ में आएगा। लिंकेज क्या होती है? यहाँ पे अल्फ़ा ही है, दोनों यूनिट जो मिल रहे हैं वो अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरानोज के ही मिलते हैं या अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के ही मिल रहे हैं। इसलिए लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्टूडेंट्स। अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक, ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंक है। माल्टोज इज सेड टू बी रिड्यूसिंग शुगर, हाउ वी कैन डिटेक्ट इट? लेटर ऑन आपको ही मैं पूछने वाली हूँ कि कैसे वहाँ पे वो डिटेक्ट किया जाता है। देखेंगे क्या क्या है, यही लिखा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ग्लूकोज इन प्रेजेंस, ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस होने पर या एंजाइम माल्टेज जो है उसके प्रेजेंस में या डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, इट गिव्स यू 2 यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स मैंने निकाले हैं विच आर सेम अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज, क्योंकि मिल भी रहा है ना। वैसे माल्टोज जो है उसका हाइड्रोलिसिस होके यही 2 यूनिट्स आपको मिलते हैं, बट ये दो यूनिट्स को आपको ग्लाइकोसिडिक लिंक के थ्रू क्या करना है? ज्वाइन करना है। अब आप पूछोगे कि ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर या ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर आपने कैसे निकाला? सो मैं फिर से बोलूँगी कि प्रीवियस लेक्चर जो है वो ऑब्ज़र्व करो बहुत अच्छे से, जहाँ पे मैंने पढ़ाया है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, रिंग स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है, यही मैंने यहाँ पे निकाला है। कोई अजीब चीज़ नहीं है या कोई यहाँ पे मिरेकल अचानक से नहीं हुआ है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखे हैं, जिनके पहले के लेक्चर्स बहुत फुल प्रूफ उन्होंने बहुत अच्छे से देखे हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किए हैं। देन एंड देन ओनली दो स्टूडेंट्स विल ईजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डाइसैकेराइड एंड द कंसेप्ट डिटेलिंग विच इज़ इन्वॉल्व इन अ डाइसैकेराइड। सो यहाँ पे देखो ये C1 है, ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे 6। सेम क्या होगा? यहाँ पे ये 6 है, ये भी क्या होगा? ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ये 6। क्या कहा है हमने? एक यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरे यूनिट का कार्बन नंबर 4, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंक है। मतलब ये जो OH है ना, इसमें से हम क्या हटा रहे हैं? इसमें से अगेन वी आर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। Unless and until we remove water molecule, we do not find any kind of glycosidic linkage for the joining of the 2 units. तो हटा दो ये यूनिट्स, ये यहाँ पे हमने हटा दिया, ये पूरा यहाँ पे चला गया एज अ वाटर मोलिक्यूल। क्या बचा है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बचा है। वो ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऑक्सीजन इस तरीके से लिंकेज में लिखा जाता है, ठीक है। सो ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है आपका, ठीक है, और ये भी क्या है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। तो हो गया अल्फ़ा 1,
अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 1 4, अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं लिखते, 2 यूनिट डिफरेंट है तो लिखे जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे एक ही अल्फ़ा ही यूनिट 2 बार हमने लिए हैं, तो अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे है, अल्फ़ा 1 4 ऑक्साइड लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, रिड्यूसिंग शुगर है, ये किसने कहा, ये किसने डिसाइड किया रिड्यूसिंग शुगर है। तो अगर हमने इस स्ट्रक्चर में देखा तो यहाँ पे तो ऐसा कोई कार्बन नहीं है कि जो हाइड्रोजन को भी लेके बैठा है, OH ग्रुप को भी लेके बैठा है और ऑक्सीजन के ईथर लिंक को भी लेके बैठा है, नहीं है। था यहाँ पे, वो इन्वॉल्व हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंक में। जस्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज या अल्फ़ा डी ग्लूकोज। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन को भी लेके बैठा है, ऑक्सीजन को भी लेके बैठा है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन लिंक भी वहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये तीनों के तीनों जब यहाँ पे हो जाते हैं तो पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप वहाँ पे जनरेट हो सकता है, वहाँ पे रिएक्टिव अल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो सकता है। और ऐसा अगर टर्म्स कंडीशंस यहाँ पे रही तभी उस शुगर को क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके पहले जो सुक्रोज देखा था ना, सुक्रोज में एक भी कार्बन ऐसा नहीं था हमारे पास कि जो OH को भी लेके बैठा है, H को भी लेके बैठा है और ईथर लिंक को भी लेके बैठा है, ऐसा एक भी कार्बन हमारे पास नहीं था। बट नाउ इन दिस पर्टिकुलर माल्टोज में हमारे पास सेकेंड यूनिट जो है हमारे ग्लूकोज का, सेकेंड यूनिट जो है उसमें आपको इस कार्बन को देखना है। ये कार्बन OH को भी लेके बैठा है, हाइड्रोजन को भी लेके बैठा है, उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन लिंक को भी लेके बैठा है। देन वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। मैंने जो ट्रिक्स बताए हैं वो ट्रिक्स को अप्लाई करो, बहुत आसानी से आपको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को पहचानना आ जाएगा। अदरवाइज़ ये देखते बैठोगे क्या है क्या नहीं, तो इतना डिटेलिंग वहाँ पे करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनिक का जो भी पेपर अभी हुआ था उस पेपर के बारे में डिस्कशन हुआ तो समझ में आ रहा था कि टाइम आपको नहीं मैच हो रहा, मतलब टाइम जो है वो आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो उतना। सो वो करने के लिए हमारा स्टडी भी डिटेल होना चाहिए और कुछ ट्रिक्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही फालतू ट्रिक्स नहीं, जो हम अप्लाई कर सकते हैं वही ट्रिक्स मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी। इट इज़ वन ऑफ देम कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे पहचानी जाती है। कनेक्ट रहो प्रीवियस लेक्चर से, तभी आपको समझ में आएगा कि ये मैं कैसे और किस तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट डाइसैकेराइड भी कंप्लीट हुआ विच इज़ कॉल्ड एज माल्टोज बेसिकली। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा आगे का जो है वो बेसिकली डाइसैकेराइड विच इज़ नथिंग बट लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अब लैक्टोज जो है ना, लैक्टोज में उन्होंने आपको सिर्फ बोला है कि लैक्टोज का ये होता है वो होता है, बट वहाँ पे गैलेक्टोज का यूनिट भी मिलता है। गैलेक्टोज के बारे में आपको पता नहीं है कि गैलेक्टोज भी वहाँ पे क्या है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, बट सी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है हैवर्थ प्रोजेक्शन का वो तो हम देख सकते हैं, वो उन्होंने दिया है वहाँ पे। तो गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मैं आपको वहाँ पे बताना चाहूँगी। गैलेक्टोज के और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है, बाद में मैं वो बताऊँगी आपको। बट जस्ट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस जस्ट मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। अब यहाँ पे देखो लैक्टोज लास्ट वाला डाइसैकेराइड है। अब यहाँ पे ये होने के बाद हम ये लेक्चर जो है ये मैं यहाँ पे मतलब स्टॉप करूँगी, बिकॉज़ इसके आगे जो है वो पॉलीसैकेराइड्स जो है उनके कंसेप्ट से एक टिपिकल फॉर्मेट के बाद लेक्चर को स्टॉप करना ही बेहतर रहेगा बायोमोलिक्यूल्स में, बिकॉज़ फिर आगे का समझ में आने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आज डाइसैकेराइड्स कंप्लीट किए हैं तो डाइसैकेराइड के बारे में आज कंप्लीशन हो जाएगा। लैक्टोज इज़ अ काइंड ऑफ डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन अ मिल्क में वो लैक्टोज वहाँ पे होता है। डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज के 2 यूनिट्स वो आपको मिलते हैं वहाँ पे आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। मतलब लैक्टोज जो है एक्चुअल में ये दोनों का वहाँ पे प्रेजेंस होके ग्लाइकोसिडिक लिंक थ्रू वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट होता है।
ग्लाइकोसिडिक लिंक कैसी है, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। आपके लिए ये स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो मैंने पहले भी पढ़ाया है कि किस तरीके से वो वहाँ पे लिखा जाता है, किस तरीके से हैवर्थ प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स सी कि बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में और अल्फ़ा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस थे। बस ये OH अल्फ़ा डी में नीचे था, ये यहाँ पे ऊपर है, दैट्स इट। एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे 1 वाला कार्बन था। अब अगर आपको यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, अगेन माई सजेशन इज गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड देन कम फॉर द स्टडी ऑफ डाइसैकेराइड। यहाँ पे ये है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, बट जस्ट मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ या ट्रिक बता रही हूँ कैसे याद रखना है। बीटा डी गैलेक्टोज में स्ट्रक्चर इससे कंपेयर करके देखो, बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से कंपेयर करके देखो क्या है। 1 वाला कार्बन एज इट इज़ OH शो कर रहा है, HOH ये भी यहाँ पे वैसे ही है, थर्ड में OH वैसे ही है, फोर्थ में चेंज है, फोर्थ में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पे OH नीचे है। बट बीटा डी गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे OH ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये CH2OH CH2OH वो तो कन्फर्म रहेगा, वो तो जाने नहीं वाला है कहीं भी, वैसे के वैसे उनकी पोजीशंस रहेगी। बट याद रखने के लिए जब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो उससे आप बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अच्छे से निकाल सकते हो, और ऐसे ही निकालना है, ठीक है। बीटा डी गैलेक्टोज पहले निकालना है बाद में निकालना है, वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये जो सीक्वेंस है वो वही होना चाहिए कि बीटा डी ग्लूकोज लेफ़्ट साइड में ही निकालो और बीटा डी गैलेक्टोज लेफ़्ट में निकालो और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो राइट में निकालो। पहले ये निकालो, चाहो तो यहाँ पे जगह छोड़ दो, यहाँ पे फिर से बीटा डी गैलेक्टोज निकाल सकते हो। कार्बन नंबर 4 में सिर्फ चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंक, कार्बन नंबर 1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे ये जो होगा इस तरीके से, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये OH निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। सो हम रब करते हैं, H2O जो अगर हमारे यहाँ से निकल जा रहा है तो H2O को रब करना भी तो चाहिए। ये यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका ऑक्सीजन जो है वही यहाँ पे बचेगा। अब इस ऑक्सीजन को कैसे आपको लिंकअप करना है, यहाँ पे लिंकिंग आपको करनी है। ऑक्सीजन को ऐसे बीच में रखो, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, हो गया आपका स्ट्रक्चर तैयार लैक्टोज का, ठीक है। C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अगेन ग्लाइकोसिडिक लिंक कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, ग्लाइकोसिडिक लिंक रिप्रेजेंट होगी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक, क्योंकि ये बीटा है ये भी बीटा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, they form a glycosidic link, they form a oxide link and two units were joined with each other giving you a structure of lactose. lactose, अब आगे हमारा पॉइंट आता है, इज़ लैक्टोज अ रिड्यूसिंग और अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्या है। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो पूरा खेल ख़त्म है, एक भी कार्बन ऐसा नहीं मिल रहा कि जो हाइड्रोजन को भी बेयर कर रहा है, वही कार्बन OH को भी अटैच है और वही कार्बन ईथर लिंक को भी पकड़ रहा है, ऐसा कार्बन यहाँ नहीं है। बट जब आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जाते हो बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ये देखो, ये कार्बन आपका 1 वाला, ये OH को भी पकड़ के बैठा है, हाइड्रोजन को भी पकड़ के बैठा है और ईथर लिंक को भी पकड़ के बैठा है। सो द कंडीशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ potential or reactive aldehyde group, and hence again lactose is said to be a reducing sugar. lactose क्या है आपकी यहाँ पे, reducing sugar है। So with this particular note we will
just finish up the lecture for today, and for next lecture, for we have a new concept of polysaccharides. पॉलीसैकेराइड के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे. पॉलीसैकेराइड के कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा एक करो कि पॉलीसैकेराइड्स के कंसेप्ट में आपको स्टार्च, सेल्यूलोज इनका स्टडी भी करना है, एंड देन हम प्रोटीन्स की तरफ आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अब एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे जो है पेज नंबर 305 पे उन्होंने दिया है, डू यू नो करके. ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. इन्वर्ट शुगर जो होती है, जो पहले हमने डिस्कस की सुक्रोज में इन्वर्ट शुगर, तो वो कमर्शियली वहाँ पे अवेलेबल होती है एज अ नेम इन्वर्ट सिरप करके. कमर्शियली इन्वर्ट सिरप उसे कहा जाता है, दिया हुआ है यहाँ पे. स्वीटनर की तरह वहाँ पे वो यूज़ होता है. सुक्रोज से भी ज़्यादा स्वीट टेस्ट होती है, तो वो स्वीटनर की तरह बेकरी है, कन्फेक्शनरी आइटम्स है. कन्फेक्शनरी फूड आइटम्स मतलब ये चॉकलेट्स वगैरह जो है उसमें, एंड ऑल्सो इन फ्रूट प्रिजर्व्स एंड बेवरेजेस. फ्रूट प्रिजर्व्स जो होते हैं मतलब जैम है या जूसेस है डिफरेंट, और बेवरेजेस जो है उसमें वहाँ पे वो यूज़ होता है. इट इज़ स्वीटर दैन सुक्रोज एंड ग्लूकोज. जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड इट. इट इज़ स्वीटर दैन सुक्रोज एंड ग्लूकोज. इट इज़ रेजिस्टेंट टू क्रिस्टलाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्लाइमेट चेंज होता है उसमें देखो बहुत बार ये होता है कि हम लोग घर पे कोई चीज़ बनाते हैं खाने की, स्वीट ऐसी, उसमें हम शुगर यूज़ करते हैं, बट कई बार ये हो जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहाँ पे क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं शुगर के, एंड देन इट स्पॉइल्स दैट फूड आइटम. जो होता है वो पूरा स्पॉइल होता है. बट ये जो है यहाँ पे इन्वर्ट शुगर, ये रेजिस्ट करता है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को, एंड इट प्रमोट्स द रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर को रिटेन करता है, एनहांसेस फ्लेवर को इंक्रीज़ कर रहा है बिकॉज इट इज़ स्वीटर दैन सुक्रोज एंड ग्लूकोज बेसिकली, एंड टेक्सचर ऑल्सो, एंड ऑल्सो प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ जो होती है फूड आइटम की शेल्फ लाइफ होती है, तो शेल्फ लाइफ भी उससे क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. सो दीज आर ऑल यू कैन से यूजेस ऑफ इन्वर्ट शुगर. पूछा जा सकता है आपको कि इन्वर्ट शुगर जो है वो कमर्शियली अवेलेबल होती है अंडर द नेम ऑफ इन्वर्ट सिरप. ठीक है. तो वो इन्वर्ट सिरप जो है वो हम लोग बेकरीज़ में, कन्फेक्शनरी आइटम में, फ्रूट जूसेस जो होते हैं, बेवरेजेस जो होते हैं, जैम्स होते हैं, उसमें हम लोग उसको स्वीटनर करके यूज़ करते हैं. आप बोलोगे वही स्वीटनर क्यों, बाकी के नहीं है क्या? बिकॉज इट इज़ स्वीटर दैन सुक्रोज एंड ग्लूकोज. इट ऑल्सो रेजिस्ट मॉइस्चर को भी रेजिस्ट करता है, एनहांस करता है फ्लेवर को. ठीक है. दूसरी बात है क्रिस्टलाइजेशन होने नहीं देता, जिस क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो स्वीट फूड आइटम जो है वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, तो ये पॉइंट्स आपको करने हैं. एंड एक क्वेश्चन उन्होंने देख के रखा है गैलेक्टोज के बारे में. गैलेक्टोज जो है वो अल्डोहेक्सोज है या अल्डोकीटोज है, उसका आंसर दो. ये इंपॉर्टेंट रहेगा. गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बट वो अल्डोहेक्सोज है या अल्डोकीटोज है उसके बारे में डिस्कशन हमारा होगा अगले लेक्चर में. यहाँ तक हमने डाइसैकेराइड कंप्लीट किए. कितने डाइसैकेराइड देखे हमें? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. 3 डाइसैकेराइड्स हमने देखे. प्रॉपरली स्टडी करो. इस लेक्चर के बाद, देखने के बाद तुरंत बैठो, तुरंत वहाँ पे स्ट्रक्चर निकालना स्टार्ट करो और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पहचानना सीख लो. सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी आपका माल्टोज, लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं. दैट्स इट. ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. In next lecture, we will be focusing on polysaccharide, and after polysaccharide, we will be moving towards structure of proteins.